जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यापार और नौकरी के संबंध में। इससे पूर्व के पाठ के अंदर जिन बातों की हमने चर्चा की, उन बातों को उदाहरण के साथ प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि भली भांति आपको ये बातें समझ में आ सकेंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। व्यापार अथवा नौकरी के लिए कौन सा रास्ता जातक या जातिका के लिए उचित होगा, इसको समझने के लिए जो सिद्धांत या जो बिंदु जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, उनको प्रैक्टिकल करके कुंडली के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण के लिए इस कुंडली के आधार पर हम बात करेंगे। वृष लग्न की ये कुंडली है और इस कुंडली का जो जातक है उसका जन्म हुआ है 7 जनवरी सन 2000 को 14:50 में, अर्थात दोपहर को 2:50 में मोगा पंजाब का उनका जन्म है। पुरुष की कुंडली है। तो इस कुंडली के आधार पर हम इस बात का निर्णय करने का प्रयास करते हैं कि इस बालक के लिए जॉब वाला रास्ता चुनना उचित होगा अथवा व्यापार वाला। तो सबसे पहले नंबर पे हमने लग्न को देखना है कि लग्न कैसा है। तो इस कुंडली के अंदर हमने देखा वृष लग्न की ये कुंडली है और इसका लग्न 12 डिग्री का है। तो इसका अर्थ हुआ कि लग्न ठीक है। लग्न के दोनों तरफ क्रूर ग्रह नहीं है, अर्थात पाप कर्तृयोग के अंदर भी लग्न नहीं है। लग्न के ऊपर क्रूर ग्रहों का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है। मात्र यहाँ से मंगल की 4थी दृष्टि है और यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि है। तो मंगल और केतु की दृष्टि अवश्य लग्न के ऊपर पड़ रही है, हम इस बात को देखेंगे। उसके अतिरिक्त अन्य किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव लग्न के ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है। एक और बात, यहाँ पर जो लग्न है वृष राशि का लग्न है और लग्न की डिग्री 12 है, वो अच्छी स्थिति के अंदर है। और वृष राशि के अंदर राहुआ जो लग्न है, लग्न का जो नक्षत्र है वो रोहिणी है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। तो यहाँ पर जो लग्न के ऊपर जो प्रभाव हम मानेंगे, चंद्रमा का प्रभाव हुआ, मंगल की दृष्टि है तो मंगल का प्रभाव हुआ और केतु की 5वीं दृष्टि है तो केतु का प्रभाव हुआ। तो कम से कम 2 से ज्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव जब किसी भाव के ऊपर पड़े तब हमारे को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जनरली 2 ग्रहों का प्रभाव कहीं पर भी और किसी भी अवस्था में पड़ सकता है, उसको बहुत ज्यादा हम लोग महत्व नहीं देंगे। अब बात करते हैं लग्न का जो अधिपति है वो है शुक्र। शुक्र की क्या स्थिति है? तो यहाँ पर देखें तो शुक्र 7वें भाव में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। शुक्र वृष राशि का अधिकारी है और वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व का स्वामी वृश्चिक राशि में अर्थात जल तत्व की राशि में आकर के बैठा हुआ है। और पृथ्वी और जल का आपस में जो संबंध है वो बहुत विपरीत नहीं है, आपस में एक दूसरे के सहयोगी ही हैं। तो इस प्रकार से देखें तो शुक्र की यहाँ पर स्थिति खराब नहीं है, इसको अच्छा ही मानेंगे। उल्टा यहाँ पर शुक्र की स्थिति होने से ऐसे जातक को साझेदारी के अंदर काम करना या दाम्पत्य जीवन के अंदर इनको कुछ ज्यादा ही लाभ प्राप्त हो सकता है। साझेदारी के अंदर किया गया काम इनको लाभ दे सकता है। यहाँ पर शुक्र 14 डिग्री का है, अर्थात अंश के आधार पर वो अच्छी स्थिति के अंदर है। शुक्र यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र के अंदर है और अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में है, मंगल की राशि में है। शनि और मंगल की स्थिति शुक्र के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर शनि इसका नैसर्गिक मैत्री के अंदर मित्र है और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के अंदर हम देखें तो शनि इसका शत्रु हो जाता है। तो एक जगह का शत्रु दूसरी जगह मित्र हो जाता, सम बन जाता है। अर्थ ये हुआ कि जिस नक्षत्र के अंदर शुक्र बैठा हुआ है वो शनि इसका सम है। अब यहाँ पर मंगल की राशि के अंदर शुक्र विराजमान है, तो मंगल की स्थिति इसके लिए देखें
तो यहाँ पर नैसर्गिक मैत्री के अंदर शुक्र के लिए मंगल सम है और तात्कालिक मैत्री के अंदर मंगल इसके लिए मित्र हो गया है, अर्थात वो मित्रता की भूमिका निभाएगा। तो तात्पर्य ये हुआ शुक्र यहाँ पर अपने सम ग्रह के नक्षत्र के अंदर है, मित्र ग्रह की राशि के अंदर है। और दृष्टि की अगर हम बात करें तो यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि शुक्र के ऊपर है। तो एक प्रकार से यहाँ पर देखें तो राहु का प्रभाव शुक्र के ऊपर हम मानेंगे, मंगल का प्रभाव शुक्र के ऊपर मानेंगे और शनि का प्रभाव शुक्र के ऊपर माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के लग्न को हम देखते हैं तो लग्न इसका नॉर्मल स्थिति के अंदर है। लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश अपने मित्र ग्रह की राशि के अंदर है, अर्थात वो बहुत अच्छा भले ही ना हो लेकिन खराब भी नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि लग्न बली होने वाली जो बात है यहाँ पर, लग्न बहुत बली तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है, ये बात हो गई। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि चंद्रमा की कैसी स्थिति है। तो चंद्रमा यहाँ पर देखिए अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, तृतीय भाव का स्वामी। तृतीय भाव का स्वामी होकर के आठवें भाव के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है और आठवें भाव में धनु राशि है। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। तो जल तत्व का ग्रह जाकर के अग्नि राशि के अंदर बैठ गया है। सीधी सी बात है कि जल और अग्नि का कोई तालमेल नहीं होता। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर जल तत्व का कारक चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि के अंदर आकर के बैठ गया। इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो बल है वो कमजोर हुआ है। उसके बाद हम देखें चंद्रमा यहाँ पर किस किस के साथ में है। तो चंद्रमा धनु राशि के अंदर है और धनु राशि के अधिपति बृहस्पति देव हैं, अर्थात गुरुदेव हैं, और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है। तो चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ जाए तो बहुत हद तक चंद्रमा की जो कमजोरी है वो नॉर्मल हो जाती है, हम ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि गुरु चंद्रमा के लिए कैसा है। नैसर्गिक मैत्री के अंदर गुरु चंद्रमा के लिए सम हो जाते हैं और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के अनुसार हम देखें तो गुरु चंद्रमा के लिए शत्रु हैं। तो एक जगह का सम ग्रह दूसरी जगह शत्रु बन जाए तो उसको शत्रु की कैटेगरी के अंदर ही रखा जाता है। तो दूसरे नंबर पे चंद्रमा के लिए गुरु शत्रु हो गए, शत्रु के घर में बैठा हुआ है एक बात, अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है दूसरी बात, और यहाँ से देखिए तो गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो जो गुरु इसका शत्रु ग्रह बन गया है उसकी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात 3 तरीकों से यहाँ पर चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। उसके बाद हम देखें बुध और सूर्य का साथ चंद्रमा को प्राप्त हो रहा है, अर्थात इन तीनों की युति है। बुध और सूर्य नैसर्गिक मैत्री के अंदर चंद्रमा के मित्र हैं और यहाँ पर दोनों शत्रु हैं। तो वहाँ का मित्र यहाँ शत्रु हो जाए तो सम बन जाता है। तो बुध और सूर्य भी चंद्रमा के लिए सम हो गए, नॉर्मल हो गए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम देखें कुंडली का 8वां भाव है जो कि अपूर्णीय क्षति वाला भाव है, वहां पर जाकर के चंद्रमा बैठा हुआ है। तीसरे भाव का कारक है और तीसरा भाव हमारे एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा एफर्ट्स जाकर के अगर अपूर्णीय क्षेत्र के अंदर बैठा है तो सीधी सी बात कि हमारा जो भी प्रयास होगा, जो भी एफर्ट्स होंगे, उनका समुचित लाभ कई बार नहीं प्राप्त हो सकेगा। और अगली बात कि चंद्रमा यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में है, अपने शत्रु के घर में जाकर के बैठा हुआ है और शत्रु की दृष्टि उसके ऊपर है। तो कुल मिलाकर के देखें तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत बली नहीं है। अब चंद्रमा को देखते हैं कि किसके नक्षत्र के अंदर वो बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है। और चूंकि सूर्यदेव पहले ही सम ग्रह हैं तो सम ग्रह के नक्षत्र में है, वहां पर भी उसको किसी प्रकार का न नुकसान न लाभ, नॉर्मल स्थिति हो गई। उसके बाद देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर कितनी डिग्री के अंदर है। तो देखा चंद्रमा 29 डिग्री का, अर्थात संधि राशि में है।
तो संधि राशि में होने से चंद्रमा कमजोर हो गया है। जल तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि में जाकर के बैठ गया, वहां पर भी कमजोर हो गया है। अपने शत्रु के घर में जाकर के बैठ गया, वहां भी कमजोर हो गया है। शत्रु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, यहां पर भी कमजोर हो गया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस कुंडली के अंदर लग्न नॉर्मल था और चंद्रमा कमजोर है। तो लग्न की स्थिति भी बहुत बलवान नहीं है और चंद्रमा की स्थिति तो बिल्कुल कमजोर है। इसको देखते हुए अभी तक जो 2 पॉइंट हमने देखे उनके अनुसार इसको जॉब की तरफ का संकेत हमारे को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे लग्न बली होना चाहिए और छठा घर कमजोर होना चाहिए व्यापार के लिए। तो लग्न हमने देखा कि बहुत बलवान नहीं है, नॉर्मल है। छठे घर को अगर हम देखते हैं, छठे घर का जो स्वामी शुक्र है वो मित्र के घर में जाकर के बैठा हुआ है, वो एक अच्छा संकेत है, अर्थात नॉर्मल स्थिति है। इसके अतिरिक्त छठे भाव के ऊपर शनि और गुरु की साथ में दृष्टि है, अर्थात शनि का प्रभाव छठे घर के ऊपर पड़ गया, गुरु का प्रभाव भी छठे घर के ऊपर पड़ गया। गुरु हम देखें शुक्र के लिए कैसा है, तो गुरु नैसर्गिक मैत्री के अंदर शुक्र के लिए सम है और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के अंदर हम देखें तो वो शत्रु हो गया है। इसी प्रकार शनि की बात करें तो नैसर्गिक मैत्री में शुक्र का शनि मित्र है और यहाँ पर वो शत्रु हो गया है। तो गुरु शुक्र के लिए शत्रु की कैटेगरी के अंदर ही आएगा, अर्थात शत्रु की दृष्टि उसके घर के ऊपर है और शनि जो है उसके लिए सम हो गया तो उसकी दृष्टि इसके ऊपर है। अर्थ ये हुआ कि छठा जो घर है न तो बहुत बली माना जाएगा न बहुत कमजोर माना जाएगा, एक प्रकार से नॉर्मल स्थिति का ही माना जाएगा। अगर हम लग्न और छठे घर के आपस में तुलना करें तो यहाँ पर चूंकि लग्नेश जो शुक्र है साथ में घर में बैठ करके अपने लग्न भाव को देख रहा है और लग्नेश जो है मित्र की राशि के अंदर बैठा हुआ है, इन सब चीजों को देख करके हल्का सा हम ये कह सकते हैं कि छठे घर की अपेक्षा लग्न मजबूत है। तो ये वाला तीसरा जो पॉइंट है, लग्न बली हो छठा घर कमजोर हो, वो हमारे को व्यापार की तरफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पर लग्न किसी न किसी अपेक्षा से, अर्थात छठे घर की अपेक्षा लग्न जो है मजबूत है। अब चौथे नंबर की बात करते हैं कि बुध की स्थिति कैसी है। इस कुंडली के अंदर बुध धन भाव का और पंचम भाव का स्वामी होकर के अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर धनु राशि के अंदर है, अग्नि तत्व की राशि के अंदर है और बुध के ऊपर भी गुरु का प्रभाव है, अर्थात गुरु की 9वीं दृष्टि है। वो चंद्र और सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। तो सूर्य उसके लिए नैसर्गिक मैत्री के अंदर मित्र था और यहाँ पर शत्रु हो गया है। चंद्रमा उसके साथ में है, चंद्रमा वहां नैसर्गिक मैत्री के अंदर भी शत्रु था और यहाँ पर भी शत्रु अति शत्रु हो गया है। तो एक तरफ सम ग्रह और दूसरी तरफ अति शत्रु, उसके बीच में यहाँ पर बुध बैठा हुआ है और गुरु की जो दृष्टि बुध के ऊपर है, गुरु की अगर हम बात करें तो नैसर्गिक मैत्री के अंदर गुरु बुध के लिए सम है और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के अंदर गुरु इसके लिए शत्रु है, जो कि शत्रु की कैटेगरी के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बुध की स्थिति अगर हम देखें तो सूर्य जो उसका सम ग्रह है उसके साथ में उसकी युति है, चंद्रमा जो उसका अति शत्रु ग्रह है उसके साथ में उसकी युति है, गुरु के घर में बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि उसके ऊपर है और गुरु इसके लिए यहाँ पर शत्रु ग्रह है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखें तो बुध की जो स्थिति है वो बहुत बलवान नहीं है, अर्थात कमजोर ही है। अब उसके बाद हम देखें कि शनि की कैसी स्थिति है। यहाँ पर शनि प्रमुख योग कारक ग्रह है, वो 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर के 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। पहली नजर में देखेंगे तो शनि यहाँ पर नीच राशि में बैठा हुआ है, किंतु मंगल चूंकि कुंभ राशि के अंदर बैठा है इसलिए शनि का यहाँ पर नीच भंग हो गया है। तो नीच भंग होने के नाते एक प्रकार का राजयोग बनाने में शनि समर्थ हो गया है और साथ में गुरु की युति है। गुरु और शनि की युति हो जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से परिश्रम और लाभ का संबंध बन जाता है। तो एक तरह से देखें तो शनि यहाँ पर नीच भंग राजयोग में है और कर्म भाव के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो शनि जिसके साथ में बैठा है वो गुरु है।
गुरु नैसर्गिक मैत्री के अंदर सम है और यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में शत्रु हो गया है, अर्थात शत्रु की कैटेगरी के अंदर गुरु आ गया। तो अपने शत्रु के साथ में शनि बैठा हुआ है। शनि जहां पर बैठा है उसका मालिक मंगल है। मंगल की भूमिका शनि के लिए कैसी है इसको देखें तो नैसर्गिक मैत्री के अंदर मंगल इसका शत्रु है और तात्कालिक मैत्री के अंदर मित्र है। तो एक जगह का मित्र दूसरी जगह शत्रु हो जाए तो सम हो जाता है, अर्थात शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हुआ है और सम ग्रह की राशि के अंदर बैठा हुआ है। और शनि यहाँ पर भरणी नक्षत्र के अंदर है। भरणी नक्षत्र का अधिपति शुक्र है, तो शुक्र के नक्षत्र के अंदर है। तो शुक्र की स्थिति को अगर हम देखें, नैसर्गिक मैत्री में शुक्र इसका मित्र है, तात्कालिक मैत्री के अंदर वो शत्रु हो गया है, अर्थात सम हो गया। तो यहाँ पर हम देखें शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है, सम ग्रह के राशि में बैठा है और सम ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। तो शनि यहाँ पर न तो बहुत अच्छा हुआ न बहुत बुरा हुआ, एक प्रकार से नॉर्मल स्थिति के अंदर हुआ, मात्र उसका नीच भंग हो गया है। एक ये वाला सकारात्मक पक्ष शनि के साथ में हुआ, उसके अलावा बाकी चीजें न कमजोर करने वाली हुई न बलवान बनाने वाली हुई। एक प्रकार से शनि की स्थिति यहाँ पर नॉर्मल ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बुध उतना बलवान नहीं है जितना शनि बलवान है, दोनों की तुलना करें तो। इसके बाद 5वें नंबर की हम बात करें कि बुध का प्रभाव दशम, दशमेश, लग्न, लग्नेश और चंद्रमा के ऊपर हो। तो सबसे पहले बात करें कि बुध का प्रभाव लग्न, लग्नेश के ऊपर है या नहीं। तो लग्न भाव के साथ में डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन बुध का नजर नहीं आता, न तो इसकी दृष्टि है और न वैसा कोई संबंध है। किंतु बुध यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, तो लग्नेश के ऊपर जरूर बुध का प्रभाव हम मानेंगे, शुक्र के नक्षत्र के अंदर बैठा होने के कारण। तो लग्नेश के ऊपर बुध का प्रभाव हुआ। उसके बाद देखते हैं दशम भाव के ऊपर। दशम भाव के ऊपर भी बुध का डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं है। दशमेश जो शनि है, शनि के ऊपर भी इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव, न तो इनका दृष्टि संबंध है न इनका युति संबंध है। तो शनि के साथ में बुध का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। दशम भाव और दशमेश के ऊपर बुध का कोई कनेक्शन नहीं हुआ। रहा चंद्रमा, चंद्रमा के साथ वो युति में है, तो चंद्रमा के ऊपर उसका प्रभाव माना जाएगा। अर्थात बुध का जो प्रभाव है चंद्रमा के ऊपर है और लग्नेश के ऊपर है, बाकी चीजों के ऊपर बुध का कोई प्रभाव नहीं है। अब हम देखें शनि का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो हम बात कर चुके हैं कि शनि भरणी नक्षत्र के अंदर है और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो लग्नेश के साथ में शनि का संबंध जुड़ जाता है, अर्थात लग्नेश के ऊपर शनि का प्रभाव हम स्वीकार करेंगे। उसके बाद दशम भाव, दशम भाव का स्वामी खुद ही शनि है, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा जुड़ गया। दशमेश स्वयं शनि दशमेश है, तो दशम भाव और दशमेश के साथ तो उसका प्रभाव सीधा सीधा जुड़ गया। 10वें भाव के तीसरे भाव में जाकर के शनि बैठा हुआ है और ये वाला भाव विदेश का कारक होता है, अननोन प्लेस का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं ये कारोबार को बढ़ाने वाला तो होगा, लेकिन कैसा कारोबार। शनि की दृष्टि यहाँ पर छठे घर के ऊपर है और नौकरी के लिए, जॉब के लिए शनि प्रमुख कारक ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं जो शनि है वो कर्म स्थान का स्वामी हो करके द्वादश भाव में बैठ करके छठे भाव को जब वो देख रहा है, तो ये वाला जो इशारा है ये कहीं ना कहीं ये व्यापार की तरफ न ले जा करके इस जातक को जॉब की तरफ ले जाने वाला संकेत है। उसके बाद बात करें कि शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर शनि का डायरेक्ट कनेक्शन तो चंद्रमा के साथ नहीं हम कहेंगे, किंतु उसका कनेक्शन नहीं है ऐसा भी नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि शनि यहाँ पर गुरु के साथ बैठा हुआ है और चंद्रमा गुरु के घर में बैठा हुआ है और गुरु इसको देख भी रहा है। तो जैसे गुरु का कनेक्शन चंद्रमा के साथ बन रहा है और वो गुरु शनि के साथ बैठा होने के कारण शनि के साथ भी उसका कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार इस कुंडली को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो जातक है इसके लिए व्यापार की अपेक्षा जॉब की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा और जॉब के अंदर भी ऐसा क्षेत्र चुनना ज़्यादा उचित होगा जो
मैकेनिकल फील्ड का हो, केमिकल फील्ड का हो, शनि से संबंधित क्षेत्र हो, विदेश से संबंधित कोई काम हो, उस प्रकार के क्षेत्र के अंदर ये वाला जातक प्रयास करेगा तो जॉब के क्षेत्र के अंदर इसको सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र के अंदर इसको हो सकता है उतनी सफलता न प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आप अपने कुंडली का बारीक विश्लेषण करके, निरीक्षण करके, एक एक चीज को समझ करके भलीभांति आप निर्णय कर सकते हैं कि आपकी कुंडली व्यापार के लिए अनुकूल है अथवा नौकरी के लिए अनुकूल है, और जिस क्षेत्र का संकेत आपकी कुंडली कर रही होगी उसी प्रकार की दिशा को स्वीकार करके उस दिशा के अंदर बढ़ने से सफलता निश्चित आपको प्राप्त हो सकेगी। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर हमेशा चलते रहें, अपना भी कल्याण करें, दूसरों के लिए भी कल्याण मित्र बने। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।